यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। समाजवादी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई। आपको बता दें कि सपा विधायक राम सिंह पटेल समेत 7 सपा नेताओं ने ये याचिका दाखिल की है। सपा ने ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की मांग की है। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की भी मांग की है। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी विधानसभा से सपा विधायक राम सिंह पटेल ने याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में मामले में 4 जनवरी को अब सुनवाई होने वाली है और उसी को लेकर एक याचिका भी दाखिल की गई है। आपको बता दें कि याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। सपा ने ओबीसी आरक्षण के साथ साथ निकाय चुनाव कराने की भी मांग की है। तो आपको बता दें कि ये याचिका 7 सपा नेताओं ने दाखिल की है, जिसमें से एक हैं राम सिंह, जिन्होंने 7 सपा नेताओं के साथ मिलकर ये याचिका दाखिल की है। सीएम योगी ने कोरोना के बढ़ते खतरे पर टीम 9 के साथ एक अहम बैठक की और इस बैठक में सीएम योगी ने टीम 9 को कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना के बढ़ते खतरे पर अधिकारियों से अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही कोविड नियमों का पालन करवाने पर जोर देने की बात कही। सीएम योगी ने अधिकारियों को सार्वजनिक जगहों पर मास्क के लिए जागरूक करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही दवाओं की कमी नहीं रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विशेषज्ञों और टेक्नीशियन की कमी नहीं हो, इसके भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम योगी ने टेस्टिंग बढ़ाने पर भी जोर देने की मांग की है। तो कोरोना की चौथी लहर से बचने के लिए सीएम योगी ने एक अहम बैठक की। टीम 9 के साथ ये अहम बैठक की गई है, जिसमें कई चीजों को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। मास्क के पालन को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने को लेकर, साथ ही कई और कड़े निर्देश भी सीएम योगी के द्वारा दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि टेक्नीशियन की कमी भी ना हो, इस पर भी जोर दिया गया है। सीएम योगी ने टेस्टिंग बढ़ाने की भी बात कही है। उन्होंने इस पर जोर देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दवाओं की कमी बिल्कुल भी ना आने पाए, इसका पहले से ही ख्याल रखा जाए। पिछली बार की तरह ऑक्सीजन बेड की कमी ना हो, दवाओं की कमी ना हो, किसी भी तरह से मास्क की कमी ना हो। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी सार्वजनिक जगहों पर लगातार किया जाए। मास्क यहां पर अनिवार्य कर दिया जाए। इसको लेकर सीएम योगी ने कई कड़े निर्देश दिए। तो निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर हमीरपुर में भी आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में डीएम के जरिए राज्यपाल ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की गई। पार्टी ने भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का भी आरोप लगाया। तो निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर हमीरपुर में आम आदमी पार्टी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की है। आपको बता दें कि पार्टी ने भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का भी आरोप मढ़ा है। और खबर फिरोजाबाद से है, जहां नए साल के मौके पर एक स्कूल में कार्यक्रम के दौरान 2.5 साल की एक बच्ची की किडनैपिंग हो गई। बच्ची अपनी बुआ के साथ स्कूल गई थी। उसकी बुआ से अपहरण के बारे में पुलिस और परिवार को तुरंत जानकारी दी। खबर मिलते ही एसपी सिटी ने पुलिस की 4 टीमों को तलाशी अभियान पर लगाया। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसके आधार पर पुलिस की एक टीम ने नजदीक के ही एक जंगल से लड़की को बरामद किया। बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बच्ची अपनी बुआ के साथ स्कूल गई थी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी, लेकिन वहीं पर उसको किडनैप कर लिया गया। उसके अपहरण के बारे में पुलिस और परिवार को तुरंत जानकारी दी और उसी का संज्ञान लेते हुए एसपी सिटी ने पुलिस की 4 टीमें गठित की। साथ ही तलाशी अभियान चलाया। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए और उसी के आधार पर पुलिस की एक टीम ने पास ही बने एक जंगल में लड़की को बरामद किया। आपको बता दें कि बच्ची एक स्कूल के कार्यक्रम में अपनी बुआ के साथ शामिल होने गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा अब पूरी तरह से मिशन मोड में आ चुकी है। लखनऊ में आज पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अगुवाई में पूरे दिन भाजपा नेताओं की बैठक हुई। सबसे पहले प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक हुई और इसके बाद जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक हुई और अंत में प्रदेश के तमाम मोर्चों के अध्यक्षों और महामंत्रियों के साथ बैठक हुई। बैठक में संगठन से लेकर 2024 की रणनीति पर भी मंथन हुआ। इन तमाम बैठकों में संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ ही
पार्टी नेता राधा मोहन सिंह, धर्मपाल सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। बैठक के बाद भूपेंद्र चौधरी ने संगठन में बड़े बदलाव के संकेत भी दिए हैं। हमारे यहाँ संगठनात्मक व्यवस्था एक काल अवधि के लिए होती है। अभी मिड सेशन के लिए मुझे काम दिया है पार्टी ने, और मैं पार्टी के नेतृत्व से बातचीत करके, आज भाई साहब भी आए हैं हमारे संगठन मंत्री जी, उनसे बातचीत करके अगर अनुमति मिलेगी तो आंशिक परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे। तो वही भाजपा कार्यालय में चली 3 से 4 राउंड की बैठक के बाद सीएम आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में भी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मेल संतोष तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम आवास पर करीब 2 घंटे तक चली पार्टी कोर कमेटी की बैठक में मिशन 2024 की रणनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ ही पार्टी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। तो चलिए, अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनुभव, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त की बैठक चली है, कोर कमेटी की बैठक, क्योंकि आज तकरीबन 6.5 घंटे तक बीएल संतोष ने पार्टी कार्यालय पर बैठकें की। 3 अलग अलग सेशन हुए, अलग अलग लोगों से मीटिंग की और उनको आगे क्या करना है इस सब बारे में चर्चा हुई। उसके बाद बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, वो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उत्तर प्रदेश का महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, ये सभी लोग मुख्यमंत्री आवास गए और आज जो बैठकें हुई दिन भर उन पर चर्चा हुई है कि किस तरीके से आगे काम करना है। 2024 के लिए क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की। देखिए, बीजेपी ने वो रणनीति तैयार की है कि जो सीटें वो हार गई थी 2019 में, उसको कैसे जीता जाए, ये भी एक रणनीति है बीजेपी। साथ ही साथ 6 एमएलसी विधान परिषद में उनका मनोनयन होना है, नाम हालांकि भेज दिए गए हैं, तो वो भी नाम घोषित होने हैं। माना जा रहा है कि वो भी 2-4 दिनों के भीतर ही नाम घोषित हो जाएंगे। इसके अलावा जनवरी महीने में ही 5 स्नातक और शिक्षक एमएलसी की सीटें हैं, उस पर चुनाव होना है, तो वहां पर ही पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे वो तय होना है, उस पर भी चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि संगठन में भी बदलाव होने हैं, आंशिक परिवर्तन होना है, तो किस तरीके से पार्टी की सारी चीजें एक साथ आगे बढ़ेंगी, सरकार और संगठन के बीच समन्वय कैसे बना रहे, कैसे सारी चीजें हो, निगम है, बोर्ड है, आयोग है, वहां पर तमाम पद खाली है, उनको भरा जाना है। इन सारे मुद्दों पर ये बैठक चली और 1.5 घंटे से भी अधिक वक्त तक ये बैठक चली है आज। जी अनुभव, पहले 3 से 4 राउंड की बैठक हुई, उसके बाद सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई, तो इसे बहुत अहम बैठक माना जा सकता है। हाँ, बिल्कुल अहम बैठक है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी अभी उत्तर प्रदेश में होनी है, बीजेपी संगठन के लिहाज से, सरकार के लिहाज से। इसीलिए आप देखिए, खुद बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो साल के दूसरे दिन ही लखनऊ पहुंच गए और यहाँ तकरीबन 12 बजे जो बैठकें शुरू तो 6:30 बजे तक चली हैं। तो पार्टी कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत संजीदा है और उसने चूंकि मिशन 80 में 80 रखा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, कैसे 80 सीटें जीती जाए, और खासतौर से रणनीति का हिस्सा वो है कि जो सीटें वो हार गए थे। जी बिल्कुल अनुभव, तो मिशन 2024 की रणनीति को लेकर कई मुद्दों पर इस अहम बैठक में चर्चा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। और अगली खबर रायबरेली से, जहां पर दबंगों ने महिला की पिटाई का आरोप लगा है। मामूली विवाद में महिला की पिटाई का आरोप लगा है। महिला का दबंगों पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि लाठी डंडे और लात घूंसों से महिला की पिटाई की गई है। तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। रायबरेली के कुंदनगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बेरहमी से महिला की पिटाई की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दबंगों पर जान से मारने की कोशिश का भी आरोप लगा है। तो आपको बता दें कि मामूली विवाद में महिला की पिटाई की गई, बेरहमी से महिला को पीटा गया। रायबरेली में दबंगों ने महिला के साथ ये पिटाई की गई है, उन पर अब कड़े आरोप भी लगे हैं। आपको बता दें कि दबंगों पर जान से मारने की भी कोशिश की गई है। लाठी डंडे और लात घूंसों से महिला की पिटाई की गई है। साथ ही अब ये पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लगा है। तरह तरह के कमेंट्स इस पर आने लगे हैं। लोग इन
युवकों को बहुत ज्यादा कल्प्रिट मान रहे हैं। साथ ही महिला का दबंगों पर इस तरह से जान से मारने की कोशिश करने को बहुत बुरा बताया जा रहा है। तो पूर्वांचल के दो बाहुबली कल यानी मंगलवार को गाजीपुर में आमने सामने होंगे। माफिया मुख्तार अंसारी और माफिया के तौर पर बदनाम ब्रिजेश सिंह का तकरीबन 21 साल बाद एक दूसरे से आमना सामना होगा। हालांकि ब्रिजेश सिंह का सामना करने से पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी ने एक बार फिर से अपनी जान का खतरा बताया है। साथ ही सरकार से लेकर कोर्ट तक सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी भेजकर पेशी के लिए बांदा जेल से गाजीपुर कोर्ट ले जाने के दौरान सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किए जाने, साथ ही बुलेट प्रूफ जैकेट दिए जाने और साथ ही बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस मुहैया कराने की भी गुहार लगाई है। हालांकि माफिया के इस वीआईपी कल्चर वाली फरमाइश पर कोर्ट ने अभी तक कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। तो बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी कल गाजीपुर जाएगा। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में माफिया की पेशी होने वाली है। साथ ही आज ही देर रात गाजीपुर से ले जा सकता है मुख्तार। 2001 में मुख्तार के काफिले में उसकी चट्टी में हुआ था हमला। साथ ही हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी। उसरी चट्टी मामले में कल माफिया मुख्तार की कोर्ट में पेशी होनी है, जिसके लिए उनके परिवार वालों ने वीआईपी सुरक्षा की भी मांग की है। लेकिन अभी तक कोर्ट की तरफ से उस पर कोई भी जजमेंट नहीं आया। लेकिन मुख्तार के फिजिकल तौर पर उपस्थित होने में सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जिले के आला अधिकारी मुख्तार को गाजीपुर लेकर जाने पर भी अभी स्पष्ट नहीं है। साथ ही वो किसी भी तरह की जानकारी देने से भी अभी कतरा रही हैं। इस समय हम मौजूद हैं बांदा के मंडल कारागार के बाहर। इसी कारागार में कैद है माफिया मुख्तार अंसारी, जिसको कल गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में वहां के बहुचर्चित उसरी चट्टी कांड की गवाही के लिए पेश होना है। आपको बता दें कि 2001 में गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के काफिले में हमला हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हो गए थे। उसी मामले में कल मुख्तार अंसारी की गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है, जिसको लेकर साफ तौर पर अभी प्रशासन कोई जानकारी नहीं दे रहा है कि मुख्तार अंसारी वहां फिजिकल तौर पर उपस्थित होगा या उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही होगी। इसी बात को लेके कसमकस बना हुआ है कि मुख्तार अंसारी यहां से गाजीपुर जाएगा कि नहीं। अभय निगम, एबीपी गंगा, बांदा। तो कल पूर्वांचल के 2 बाहुबली मंगलवार को गाजीपुर में आमने सामने होंगे। माफिया मुख्तार अंसारी और माफिया के तौर पर बदनाम ब्रिजेश सिंह का तकरीबन 21 साल बाद एक दूसरे से आमना सामना होगा। हालांकि ब्रिजेश सिंह का सामना करने से पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी अपनी जान का खतरा भी बता रहे हैं। पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम 2 बाहुबलियों का आमना सामना मंगलवार को गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट में होगा। बाहुबली मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह 21 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने होंगे। दरअसल गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 21 साल पुराने मुकदमे में ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी दोनों को तलब किया हुआ है। मुख्तार अंसारी इस मुकदमे में वादी हैं, यानी उन्होंने ही एफआईआर दर्ज कराई थी, जबकि ब्रिजेश सिंह पर मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमले का आरोप है। वो मुल्जिम के तौर पर कटघरे में खड़े होंगे और मुख्तार अंसारी उन्हें पहचानने की कोशिश करेंगे। मुख्तार अंसारी ने इस मामले में माफिया ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके साथ साथ 15 लोग अज्ञात के रूप में दर्ज किए गए थे। ये मुकदमा लगातार चलता रहा। साल 2019 में इस मुकदमे में चार्ज फ्रेम किया गया और अब इस मुकदमे में गवाही की बारी आई है। तो मंगलवार को जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो उस दौरान ब्रिजेश सिंह को
मुख्तार अंसारी पहचानने की कोशिश करेगा और उसकी ये गवाही बेहद अहम होगी, क्योंकि ब्रिजेश सिंह अभी तक सारे मुकदमों में बरी हुआ है और अगर इस मुकदमे में मुख्तार अंसारी की गवाही पर उसे दोषी करार दिया जाता है तो उसे सजा भी हो सकती है। तो पूर्वांचल के दो बाहुबली मंगलवार को आमने सामने होंगे और पूरे पूर्वांचल की निगाह इस पर रहेगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो बांदा का जिला अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर आवारा पशुओं का अड्डा बन गया है। ट्रॉमा सेंटर के अंदर गाय घूम रही है तो ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी वार्ड के अंदर एक कुत्ता मरीज के बेड पर बिस्किट खाते हुए नजर आया। वहीं अस्पताल के अंदर गाय टहलती हुई नजर आई। मामला सामने आने के बाद सीएमएस ने जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो ये बहुत विचित्र तरह की घटना है जहां अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर आवारा पशुओं से उनका अड्डा बन चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह आवारा कुत्ता पेशेंट्स के बेड पर बिस्किट खाता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं बांदा के एक जिला अस्पताल की, जहां पर अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर पशुओं से भरा हुआ नजर आ रहा है। ट्रॉमा सेंटर के अंदर एक गाय घूमती हुई नजर आई। दो तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक तरफ जहां ट्रॉमा सेंटर में एक गाय घूमती हुई नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरह एक आवारा कुत्ता अस्पताल के अंदर बेड पर बिस्किट खाता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, दिखाती हैं कि प्रशासन कितना लापरवाह है कि हॉस्पिटल में इस तरह आवारा कुत्ता बेड पर बिस्किट खाता हुआ नजर आया। वैसे तो देखिए हमारे ट्रॉमा सेंटर में जो है तीनों शिफ्टों में प्रातःकाल, सायंकाल और रात्रिकाल दो शिफ्ट पर ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुत्ता घुस आया तो इसकी जांच की जाएगी और संबंधित फर्म को भी जो है निर्देशित किया जाएगा कि जो है कड़ी निगरानी रखें, कार्रवाई करें और जांच करके संबंधित स्वीपर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बात करेंगे आगरा की, तो आगरा से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। सड़क पर पड़े शव से दर्जनों गाड़ियां गुजर गई। शव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क हादसे में शख्स की मौत हो गई। फिलहाल शव की शिनाख्त कर ली गई है। भिंड का रहने वाला था मृतक शख्स। पुलिस ने शव के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, जिसकी रिपोर्ट सामने आई और इससे मालूम चला है कि शव भिंड के रहने वाले एक शख्स की थी, जिससे दर्जनों गाड़ियां उसके शव से गुजर गई। मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं, जहां पर शव के ऊपर से दर्जनों गाड़ियां गुजर गई, लेकिन किसी ने भी ये देखने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार वो है क्या। तो पुलिस ने शव के टुकड़ों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और अब उससे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई है, जिससे ये शिनाख्त कर ली गई है कि वो मृतक शख्स भिंड का रहने वाला था। तो वाराणसी में रागगिरी संस्था की ओर से सालाना कैलेंडर का विमोचन किया गया। कैलेंडर का विमोचन सुबह बनारस के मंच से हुआ और इस साल का कैलेंडर आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित है। इस कैलेंडर में 75 शास्त्रीय रोगों के बारे में बताया गया है। रागगिरी संस्था का मकसद लोगों में शास्त्रीय संगीत के प्रति जागरूकता विकसित करना है और इससे पहले भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज कलाकारों के साथ साथ उप शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय वाद्य यंत्र, शास्त्रीय घरानों पर भी संस्था ने कैलेंडर प्रकाशित किया है और ये कैलेंडर इन्हीं रोगों से नई पीढ़ी को परिचित कराता है। सुबह बनारस में आज के कलाकार प्रोफेसर रामशंकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गायन विभाग से थे। कार्यक्रम का संचालन प्रीतेश आचार्य ने किया। पद्मश्री प्रोफेसर सरोज चूड़ामणि, योगीराज विजय और प्रमोद मिश्रा समेत कई लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। और अगली बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी है। निकाय चुनाव पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को मामले की सुनवाई होने वाली है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जल्द सुनवाई की मांग की थी और अब जल्द ही सुनवाई होने वाली है। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव कराने के आदेश दिए थे, लेकिन अब जल्द इस पर सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तत्काल नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव करने को भी कहा था। तो यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अब बुधवार को इस मामले की सुनवाई होने वाली है। निकाय चुनाव पर जल्द ही सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट अब बिल्कुल तैयार है।
तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तत्काल नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव कराने को कहा था। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव करने के आदेश दिए थे, लेकिन जल्द ही अब इस मामले पर सुनवाई होने वाली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।